सो हे एवरीबॉडी, टुडे वी जो लेक्चर हमने छोड़ दिया था वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक बार पार्ट 2 में। सोचा मैंने आपको बैक टू बैक सरप्राइज दूँ, इसीलिए एक साथ ही वीडियो को डालूँ। तो यह नेचर ऑफ मैटर पार्ट 2, ठीक है। अगली क्लास में हमने फ्री सरफेसेस तक का रिवाइज कर लिया था, तो इस क्लास में भी फ्री सरफेस को पढ़ने के बाद ही हम थर्मल एक्सपेंशन, डिफ्यूजन जैसे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। उसके बाद हम पैरामीटर्स पे बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेस कि कैसे उनमें मतलब चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये गाइस, मैं आपको अपने आप से फिर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं यशराज शुक्ला और मैं आपको IIT JEE बेस्ट नेवर रेस्ट रेडी चैनल पर पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक नया इनिशिएटिव है कि आपको कम से कम एटलीस्ट 40 और 60 मिनट्स में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए आपका, तो इसीलिए है। और मैं आपको और भी अच्छे मतलब वीडियो जैसे कि स्ट्रैटेजीज पे रिलेटेड, बुक्स पे रिलेटेड, बुक रिव्यूज़ पे रिलेटेड, कौन सी बुक्स बढ़िया है, कौन सी बुक्स बढ़िया नहीं है, उन पे रिव्यूज़ देकर, और कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉलो की जाती है, उसके ज़रिए मैं आपको पूरे साल मोटिवेट रखूँगा। तो आज का, और मैं ये सब जो चैप्टर्स हैं वो एकदम बेसिक चैप्टर्स हैं, और मैं बेसिक चैप्टर्स को उठा के आपको टीच करूँगा ताकि आपके मतलब बेसिक्स अच्छे हों। मैं एडवांस लेवल पे उतना नहीं चाहूँगा, पहले आपके बेसिक्स क्लियर करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जिनसे आपके कॉन्सेप्ट्स फुली क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं हम। उस दिन हमने बात की थी फ्री सरफेसेस की, ठीक है। फ्री सरफेसेस किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। ऑलराइट, यहाँ तक ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। तो जो सॉलिड होता है, अगर मैं इवेपोरेशन को एक एज एग्जांपल लूँ, जैसे आइस मैंने ली जो एक सॉलिड ब्लॉक होती है, ठीक है। तो वो कहाँ से, मैं कहूँगा कि वो इवेपोरेट कहाँ से होती है। तो आप कहेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, वो किसी भी वो इवेपोरेट तो किसी जगह से हो सकती है। वो ऊपर से हो सकती है, नीचे से हो सकती है, जहाँ पे उसको हॉट बॉडी में। तो सॉलिड्स के लिए एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी, ठीक है, कोई भी, एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस। लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड का केवल एक, ओनली वन फ्री सरफेस होता है, जो उसका अपर सरफेस होता है। क्योंकि अगर मैंने एक लिक्विड को कंटेनर में रखा हुआ है तो इवेपोरेट होना कहाँ स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट होने लगेंगे, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ कि फ्री सरफेसेस गैसेस में कितने मतलब फ्री सरफेसेस गैसेस में कितने होते हैं, तो गैसेस में कोई फ्री सरफेस नहीं होते हैं। वो कहीं से भी वो मतलब इवेपोरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस इज दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस नेकेड। तो नो नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें याद भी रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे। अब आती है बात रिजिडिटी की। मैंने अगले क्लासेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, शेप, मास, वॉल्यूम पे भी बात कर ली है। अब आज बात करते हैं रिजिडिटी पे फिर से। रिजिडिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी की, कि अपने शेप को बनाए रखने की एक प्रॉपर्टी। द एबिलिटी टू मेक इट्स ओन शेप इज नोन एज रिजिडिटी, ठीक है। तो रिजिडिटी हमने पढ़ लिया था। अब सॉलिड लिक्विड गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। सॉलिड, ओके, लिक्विड, ओके, गैसेस, ओके। जो सॉलिड होता है, सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता है, इट इज रिजिड। सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता है, दैट वाई इट इज रिजिड। इसका शेप चेंज नहीं हो सकता। लिक्विड का हो सकता है, बिकॉज इज द फ्लूइड,
इट कैन फ्लो, इट इज फ्लूइड, इट कैन फ्लो, ये भी एक फ्लूइड है, इट कैन ऑल्सो फ्लो। तो इन दोनों का शेप चेंज हो सकता है, शेप जो है इनका वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात हम करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की, थोड़ा कम टाइम लेते हुए बात भी करूंगा मैं आपसे थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ करें, क्योंकि एक मोबाइल है, तो इसी वजह से मेरी जो एक्चुअल हैंड राइटिंग है, जो मेरी फिंगर्स में थंब और फिंगर से आती है, वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं केवल एक आई यूज़ ओनली वन सिंगल फिंगर टू राइट। दैट्स वाई हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा वो मत करिएगा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स के कॉन्टेक्स्ट में, लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में, यस आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है, बस थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हार्ड नहीं हो सकता, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन, इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होता है बहुत लो होता है सॉलिड्स में, वेरी वेरी लो, वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, वेरी लो। पर जो लिक्विड होता है उसमें हायर देन सॉलिड्स, ऑलराइट। और गैसेस में मच ग्रेटर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, तो मैं सकता हूँ हायर। इसमें ऐसा क्या होता है, मच ग्रेटर देन बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि जब मैं किसी बॉडी को, थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, जब मैं किसी बॉडी को यानी हीट दे रहा हूँ, तो वो बॉडी किस तरह से एक्सपांड करती है, मतलब मेल्ट होती है। एक्सपांड मतलब कि फ्लैट होते जाना, एक्सपांशन। आप जब हीट पढ़ोगे आप लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपांशन, क्यूबिक एक्सपांशन आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सॉलिड में जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसका एक्सपेंशन, भाई मैंने एक लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान ली बॉल ली, अब मैं उसको लगा गर्म करने, आई विल टेक इट टू द बर्नर एंड स्टार्ट हीटिंग इट, बट after a certain amount of, after a long time, I will say that after 12 hours, 13 hours, the ball starts melting. But suppose I take water and I start heating it, its level, its volume started decreasing because it expands, it changes into vapor. और जब मैंने गैस को हीट किया तो भाई होने ही वाला है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का। अब आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन होता है किसी भी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से मिक्स होना, डिफ्यूज होना, एक सिंगल पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से फ्यूज होना, डाई यानी दो, फ्यूजन यानी मिक्स होना। सिंपल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, ट्राई टू connect it with your real life and your own language. डिफ्यूजन, मैं एक सॉलिड को लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी सॉलिड को लेता हूँ, डिफ्यूज कराना चाहता हूँ, डिफ्यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने एक सॉलिड लिया, सपोज मैंने एक बॉल ली, और मैंने एक स्पून ली, मैं इन दोनों में प्रेशर दे रहा हूँ। देखो आइस हो जाती है, आइस को हम पानी लगा के करते हैं तो हो जाती है, लेकिन आइस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, तो उसको मैं फ्यूज करूंगा तो हो भी सकती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब डिफ्यूजन की बात, डिफ्यूजन मतलब क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट का फ्यूज होना, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब बताता हूँ, तो सॉलिड को लिया मैंने, एक बॉल ली, मैंने एक स्पून लिया, अब मैं लगा दोनों पे प्रेशर लगाने, तो क्या वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब ये मत कहना कि एक चम्मच मसाला लेके एक चम्मच मिट्टी लेके उसको कर देंगे तो उसको मिक्स होना नहीं, फ्यूज होना, यानी दो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बनना, समझ गए। तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में क्या होता है कि दे डू नॉट डिफ्यूज, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे
डू नॉट, ठीक है। अब देखो लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में जनरली सम लिक्विड्स, यस, बट सम लिक्विड्स, बट सम लिक्विड्स, यस, बट सम लिक्विड डिफ्यूज। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, जैसे कि मैंने वाटर लिया, ठीक है, वाटर में मैंने वाटर मिलाया, तो मतलब कि वो मिक्स हो गया, तो दैट इज अ प्रॉपर्टी। अब देखो मैंने वाटर लिया, तो मैं आप बताता हूँ कि इसे कुछ लिक्विड डिफ्यूज करते हैं और कुछ लिक्विड डिफ्यूज नहीं करते। जैसे कि अल्कोहल और वाटर, मैंने एक सपोज मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसमें मैंने 10 ml अल्कोहल डाला, तो वो मिक्स हो जाता है। अल्कोहल इज सॉल्यूबल इन व्हाट, अल्कोहल इज जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, बट मैं वहीं पे ऑयल लेता हूँ, ठीक है, और वाटर लेता हूँ, तो ऑयल कभी भी वाटर से मिक्स नहीं होता है, बल्कि वो उसकी अपर सरफेस पे फ्लूट होने लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि लिक्विड, सम लिक्विड कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली, तो जो कुछ लिक्विड होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, पर कुछ नहीं करते हैं, बट सम अदर्स आर नॉट डिफ्यूज। अब गैसेज है, तो भाई ये तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली एंड रैपिडली, बिकॉज जो इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और जिन मैं जैसे बोला था, एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, डिफ्यूजन is directly proportional to kinetic energy directly proportional to temperature. All right, I think all of you have clear with that concept. Okay, अब आते हैं, अब मिलता है कि आप रैपिडली रैपिड। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे पे स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे। हाँ, तो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग में जो मुझे डिफरेंसेस निकालने थे सॉलिड लिक्विड गैसेस में, वो हमने निकाल लिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ कंपार्टेटिव स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बेस्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम जो हम कंपैरिजन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग्स में करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में 4-5 पैरामीटर्स थे। पहला था कि द पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीन्स हाउ द molecules are arranged, whether they are closely packed, where they are loosely packed, where they are very loosely packed. All right, I hope I will give you some clues as well. Intermolecular spaces जो हमने सेकेंड में पढ़ा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चौथा हमने पढ़ा कि, और फिर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो भी हमने पढ़ा, फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। तो ये क्या है, दिस इज अ कंपार्टेटिव स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, किसके बेसिस पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे। तो मैं उन पैरामीटर्स को लिख देता हूँ जिन पे हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो भैया पैरामीटर्स, आपसे इंटरेक्ट करने में मज़ा तो बहुत आता है, तो मैं भी आपसे लाइव इंटरेक्ट करने के लिए तो बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए भी नहीं हैं, और जब हो जाएंगे तो आई डेफिनेटली इंटरेक्ट विद यू ऑल लाइव। पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर पैकेजिंग, पैकिंग लिखते हैं, पैकेजिंग नहीं, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा कभी कभी बिकॉज इज अ मोबाइल, कभी कभी किसी के फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, कभी कभी किसी कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उससे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होता है, इसलिए मैंने अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रखा हुआ है। तो अगले वीडियो में ऐसा कुछ हो गया था, तो उसके लिए माफ़ कर देना। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। दूसरा क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, या कभी कभी दिमाग से उड़ जाता है, मॉलिक्यूलर स्पेसेस। मोबाइल, दैट इज वाई
तरह से एडजस्ट करना पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ऑलराइट, तीसरा क्या था? तीसरा था सर मैं सोचूंगा कि आपको नोट भी प्रोवाइड करूँ लास्ट में, इसलिए मैंने स्लाइड्स को काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। थर्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी यार दिमाग से हो जाता है, मैं खुद ही बताता हूँ भूल जाता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मुझे ये पढ़े हुए ना, आई थिंक मैंने तो 9th में पढ़ा हुआ था, दैट्स व्हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने स्पेस लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी हमने ली थी, वो थी काइनेटिक एनर्जी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। आई थिंक अगर आप 9th में हो गए तो मैंने इसका फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिया है, जो आप अभी वर्क एनर्जी पावर में, या फिर जो 11th में है उनको भी, उनके लिए तो ये सिंपल सी चीज़ है। आप अगर 11th में हो या फिर 9th में हो, लेकिन आप बेसिक्स नहीं बदलते किसी क्लास में भी आप आ जाओ, ठीक है। अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे इनके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे राइट करेंगे। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी बेसिस बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक डायग्राम बनाओ, विजुलाइज करो मन में कि सॉलिड मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसे दिखते होंगे, तो जनरली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, मींस मॉलिक्यूलर सटे होंगे। हाँ, मॉलिक्यूल्स हम कितने भी से एनर्जी दें, उनकी मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट नहीं होता जनरली, ठीक है। अब उस बात को हम लोग को समझना है। तो इन सॉलिड्स दे आर क्लोजली पैक्ड, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, closely packed, alright, closely packed। अब लिक्विड्स में, लिक्विड को मैं कहता हूँ कि मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे थोड़े, वो जब मान लो मैं इफ गिव एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, मैंने उसे पुश किया, ठीक है, द वाटर इनसाइड द ग्लास स्टार्ट्स मूविंग लाइक दैट, ऑलराइट, दैट मीन्स द पार्टिकल आर somehow loosely packed, alright, loosely packed. In gases they are very very loosely packed. Not much space, we have not much space, that's why I write it very, otherwise I write very very, alright. So very loosely packed, yeah, spaced, whatever I write. Hope all you understand. Second parameter is intermolecular spaces. Intermolecular spaces, alright. Is it clear? Yeah. Solid, liquid and gas, alright. So very low in solid, very very low intermolecular spaces, that's why they are, अगर स्पेस, अगर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो स्पेस कितना होगा, वेरी लो।
very low, more than solids, more than solids, gases में highest। जल्दी से कवर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। और स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, आगे वागे में तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे हाथ में थोड़ा पेन है, उसी वजह से मैं और दिन की तरह नहीं लिख पा रहा हूँ, बिकॉज आई डू सम वर्कआउट एट होम एज वेल। मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है, तो वर्कआउट किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा हाथ वाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है मेरे, और कुछ ज़्यादा ही कल कर दिया था मैंने। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इसके नेक्स्ट पेज ले क्या, इसी को मिटा देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं लिखता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइए मैं फॉर्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में यार स्ट्रॉन्ग होंगे तभी ना, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो है, तो जनरल सी बात है यार, स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लेस देन इन सॉलिड्स। इनमें अच्छा, गैसेस की जब बात करते हैं तो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, और जो कोलिजन होता है वो प्योरली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल्स, बट होते हैं, बट वेरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप आगे चलिए पढ़ोगे, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 1 के नियरली 1 के आसपास होता है, ठीक है। दैट दे आर प्योरली इलास्टिक। गैस, नेग्लिजिबल, ऑलराइट। स्लाइड, मॉलिक्यूलर मोमेंट। भाई मुझे कोई बचा ले, ये तो खतरनाक चीज आ रही है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूल किस तरह से मूव करते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। फिर से अच्छी तरह से लिखता हूँ, आई थिंक मेरा हाथ पहले ऐसा काम नहीं कर रहा है, राइट। मॉलिक्यूलर, ओके, आई विल ड्रिंक वाटर। मॉलिक्यूलर मूवमेंट पर रिमाइंडर भी काफी लगा हुआ है, दैट्स व्हाई जस्ट गेट सम प्रॉब्लम। पेन, सॉलिड, पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, अच्छा मूव करते हैं बट ट्रांसलेशन नहीं करते, रोटेशन नहीं करते, तो क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, एक ही पोजीशन पर फिक्स्ड होके वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन यानी मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ पे वो हैं वहीं पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑलराइट। सॉलिड, लिक्विड, अच्छा मैं इस पर लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा। तो जो सॉलिड्स होते हैं दे पोजेस ओनली वाइब्रेटर मोशन, ठीक है, एंड दे मूव about their mean position or the equilibrium position, and this
and this equilibrium position is fixed. All right, so they only possess one motion, that is vibratory motion or oscillation. अच्छा मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ ऑसिलेशंस में और वाइब्रेशन में. ऑसिलेशन हम तब कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, और वाइब्रेशन कब कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना. पोजेस जो लिक्विड्स होते हैं, तो the liquid poses translatory and well as rotatory motion in addition to vibratory motion in one motion. तो जो लिक्विड्स में जो मोशन होता है वो वन डायमेंशन वाला होता है, और इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेटरी मोशन भी होता है. ठीक है, और एज वेल एज वाइब्रेटरी मोशन भी होता है. ठीक है, पर जो गैसेस होते हैं, देखो अब लिक्विड में ये था. ठीक है, तो जैसे सॉलिड था, सॉलिड में फिक्स था, लिक्विड्स में वन मोशन, लिक्विड्स में वन डायमेंशन का मोशन. तो गैसेस में क्या होगा, डेफिनेटली टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन. तो वही गैसेस का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी भी होता है, रोटेटरी भी होता है, वाइब्रेटरी भी होता है, लेकिन किसमें 3D डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. तो अगर आप डायरेक्शंस की बात करनी हो सॉलिड में, तो सॉलिड में जो डायरेक्शन होता है, सॉलिड का कोई डायमेंशन नहीं होता है. डायमेंशन होता है फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पर जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे होता है देयर इज नो डायमेंशन. लिक्विड्स में वन डायमेंशन होता है, गैसेस में टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन होता है, 3D फिगर होता है. ऑलराइट, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ not today, we resume it to some extent. I think 5 to 10 minutes we resume it. Kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. Chalo zara. I have a little face problem. Okay. Problem at all. Kinetic energy. Okay. I'm not ready. I'm ready to teach you. Kinetic energy. तो मुझे तो थोड़ा सा बैटरी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ज़रा बैटरी, तो मैं लेट के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहा आई फील फाइट कर, पर आप लेट के मत पढ़ना. योर पोस्चर शुड बी सिटिंग ऑन अ टेबल, ऑलराइट, and right angle position, and you will write that has a good, that maintains your good circulation in your blood and correct your spinal cord. and जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है. दैट्स व्हाई इट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर पोस्चर एंड गुड सप्लाई ऑफ ब्लड इन योर ब्रेन एज वेल. स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से रिलेटेड है और आपके इक्विलिब्रियम को वही जज करता है. ठीक है, kinetic energy, solid, liquid और गैस. थोड़ा मैं ब्रेक ले सकता हूँ क्या, थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ क्या? नहीं, ब्रेक लेना अच्छा है क्या? ब्रेक 1 घंटे की स्लीप हम कर ही सकते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं. तो इसमें क्या होता है सॉलिड्स में, वेरी लो. मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था कि आपका माइंड थोड़ा चिल हो जाए. I hope you understand. Very low kinetic energy सॉलिड्स में, very low, क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते हैं. हाई, इसमें हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स. ऑलराइट, तो मोर, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन, मोर देन, अरे यार मेरे पेपर उड़ रहे हैं, मेरे टेबल पे रखे हुए थे. मोर देन सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स. थोड़ा माफ कर दीजिए, थोड़ा सा मेरे पेपर अभी उड़ने लगे, तो मेरी मदद सही कर दे रही. वेरी लो, मोर देन सॉलिड्स. ठीक है, हाईएस्ट. ऑलराइट, आज का हमारा जो पैरामीटर कंपैरेटिव स्टडी के हिसाब से था, सॉलिड्स में वेरी लो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते. लिक्विड्स में मूव करते हैं, दे हैव सम मोशन, दैट्स व्हाई दे हैव काइनेटिक एनर्जी because of their serious motion. And gases high, very high, because particles are independent to move anywhere. I hope are you all clear with that. और थोड़ा सा आज क्वेश्चंस कुछ करते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ. तो आई हैव अ क्वेश्चन इन माइंड.
मैं अपने बुक्स में पढ़ा था कि वाई डू, क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में, वाई डू सॉलिड, हाँ वाई डू जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस एंड गैसेस हैव नो सर्फेसेस एट ऑल। हाँ, तो क्यों क्यों सॉलिड्स में एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस होते हैं और गैसेस में एक भी सरफेस नहीं होती है? इसको हमको कंपेयर करना है लिक्विड के साथ भी। देखो मैं बताता हूँ, इन सॉलिड्स, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पोज करते, मतलब दे डू नॉट परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज देयर मोशन? वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसलिए दे ऑक्यूपाई अ फिक्स पोजीशन एट देयर प्लेस, एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन दे हैव अ फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन जिसको हम कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस, वो कहीं से भी इवापोरेट होना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। if we give them heat, if we give them a thermal energy, if we give them a thermal energy। और जो गैसेस होते हैं, तो गैसेस पोजेज, जो गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन भी इन 3D डायरेक्शन, मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस। किस तरह से? रैंडमली, देयर पाथ इज नॉट फिक्स्ड, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोलाइड करते हैं। तो देयरफॉर they do not have a fixed position and do not possess definite shape। इनका शेप डिफरेंट नहीं होता है, हमने पढ़ा भी है। तो hence they do not have any number of free surfaces, that is the reason। देखो इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन किस डायरेक्शन में? रैंडमली नहीं, in a single direction, one dimensional motion। That is why they have that is why their upper surface is free, all right, that starts evaporating, hence they have only one number of free surfaces। I hope you all understand this। Sorry for a little English and little Hindi, because I am little that you all understand, hope। uh, it's my first time teaching, so I hope I also um, understand various properties, and I learn with other teachers to speak I think continuous English, but this is not that is not suffice only, students have to be learn Hindi, students have to be learn to understand in English and Hindi as well, all right। Now next question is, um, um, arrange different states of matter in their increasing order of their densities with appropriate region, ठीक है। तो इन सॉलिड्स मैं बताता हूँ पहले, द मॉलिक्यूल आर टाइटली पैक्ड। तो मैंने कहा डेंसिटी के हिसाब से करना था, वही डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, हमने इसके बाद में पास की है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर एंड डेंसिटी इज द हाईएस्ट। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड दैट। देखो इन सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हेंस यू ऑल अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर एंड डेंसिटी इज द हाईएस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। in gases the molecules are very loosely packed and density is the least। it is a common observation। and in molecules of liquid which are loosely packed but the intermolecular space is much less than that in gas। मतलब उनके में जो molecular space होता है वो gases से थोड़ा सा कम होता है, means the force of attraction is more than that of gases, hence their density are generally less than solids but more than gases। तो अब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना भी सीख लिया होगा, आपको पता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पता होगा। तो इतना सा मतलब आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लेना था, फंडा लेना था और बस पुट करना था, ठीक है। तो अब यार क्विट करे क्या? आई होप अब क्विट करना चाहिए। अगली क्लास 1.5 घंटे की होगी पूरी। अगली क्लास मैंने पूरी 1.5 घंटे की लेनी है, हाँ। और उसमें हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब कि जो आई विल टीच व्हाट इज इंटर कन्वर्जन इज वेल, थोड़ा सा सोचना पड़ता है यहाँ से। सो इंटर कन्वर्जन होता है मतलब एक स्टेट से मैटर से, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज करना, गैस से लिक्विड में चेंज करना, लिक्विड से सॉलिड्स में चेंज करना। दैट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अगले थर्ड पार्ट में हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। उसके बाद
जो और मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किस तरह से उनको प्योरीफाई करते हैं या फिर उनकी एनालिसिस, वो सभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काम देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कुछ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। Thanks for watching the channel and subscribe to it। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट पे लिख के ज़रूर बताइए आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही हैं इस लॉकडाउन में, और आगे भी कैसे चलती रहेंगी भी बताइएगा। सब्सक्राइब इट, और ये है बेल, जैसे डायग्राम में इसको रिंग करना ना भूलिए, बेल आइकन को बजाना, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप हमेशा नोटिफाई रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब इट, एंड अगेन मैं आपको फिर कर देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, एंड आई रियली अपोलाइज दैट मैंने उतना अच्छा एफर्ट आज की वीडियो में शायद डाला है कि नहीं डाला है, कमेंट करके बताना। आई होप डाला है। ऑलराइट, सो बाय, एंड आई होप यू ऑल लव इट।